Hi everyone, I'm Tiara and I'm going to teach you the first chapter of your class 10 science, and this is going to be with respect to your board exams, since I'm going to be covering NCERT, and I'm going to try to cover this within 30 minutes. So let's begin. Chemical reactions and equations, as you may have read earlier कि there are two types of reactions. यहाँ पे लिखा भी है, एक फिजिकल एंड एक केमिकल चेंजेस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं. अब ये चेंजेस जो होते हैं फिजिकल होते हैं, तो आपको पता है कि फिजिकल रिवर्स हो जाते हैं. जो केमिकल होते हैं उनमें कोई केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है, क्या चीज़ है, तो हम वो इस चैप्टर में पढ़ लेंगे. ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको केमिकल रिएक्शंस के, जो आपकी डेली लाइफ में रोज़ आपको देखने को मिलते हैं, बट ऑब्वियसली हम कभी कभी अवेयर भी नहीं होते कि अच्छा ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो एक एग्जांपल हो गया जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है, या कोई नेल, यहाँ पे लिखा है पैन, तवा, इसमें कोई ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जब एक्सपोजर हो जाता है तो रस्ट फॉर्म हो जाती है, कलर बदल जाता है, ग्रेप्स फर्मेंट हो जाते हैं तो आपकी वाइन बन जाती है. मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर तो कर्ड बन जाती है. इट गेट्स ख़राब हो जाता है मिल्क, जब हमारी कभी कभी मम्मा बोलती हैं कि फ्रिज में रखो, ओनली बिकॉज बाहर रखोगे तो ख़राब हो जाएगा समर्स में. फूड को कुक करते हुए भी आप देखते होगे कि पहले रॉ वेजिटेबल्स किसी और तरीके में दिखती हैं, फिर उसके बाद वो मैश हो जाती हैं, बॉयल हो जाती हैं, तो एकदम इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं. किसी आप रॉ वेजिटेबल को वापस से रॉ नहीं कर सकते आफ्टर कुकिंग इट. फूड डाइजेस्ट होता है तो केमिकल चेंज होता है, रिस्पायरेशन में भी केमिकल चेंजेस होते हैं. सो ये बहुत बेसिक पैराग्राफ है जिसमें आप सब बहुत समझदार हैं, आप ऑलरेडी समझ लेंगे. जो एक्टिविटी 1.1 दी है वो ये एक्टिविटी है. इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम. मैग्नीशियम को जब आप हीट करते हो तो आपको 9th में आप पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके होंगे, तो आपको पता होगा कि Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम. जब आप बर्नर लेके हीट करते हो ये मैग्नीशियम रिबन को, यानी कि देखा जाए तो मैग्नीशियम मेटल है, इसको जब आप हीट कर रहे हो तो यहाँ पे ऑब्वियसली यू नो कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन के बिना फायर इज़ नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये यहाँ पे ऐसे पाउडर बना लेता है, एंड ये वाइट पाउडर यहाँ पे वॉच ग्लास में अक्यूमुलेट हो जाता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो बेसिकली मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बना है तो ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ है. दिस इज एक्टिविटी 1.1 एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. देन वी टॉक अबाउट 1.2 एक्टिविटी, जिसमें हम कह रहे हैं कि लेड नाइट्रेट जो है आपका रिएक्ट करेगा विद पोटेशियम आयोडाइड की सोल्यूशन. तो लेड नाइट्रेट इज PbNO3 whole twice, and this is reacting with potassium iodide to give PbI plus KNO3. ठीक है, तो ये आपका रिएक्शंस बन जाते हैं. एंड तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शंस हैं, आपने कुछ और लिया था अपने रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में कुछ और फॉर्म हुआ है. दिस इज़ व्हाट अ chemical reaction is taking place. This is the second chemical reaction. The third chemical reaction we talk about is zinc. So we take zinc and zinc granules, यानी कि zinc metal ही लगा लो. तो zinc आपने लिया, उसके अंदर आपने डाला HCl, तो हमारे को क्या मिलेगा, ZnCl प्लस H2 गैस रिलीज़ हो जाएगी, 2ZnCl प्लस H2 गैस. अब ये जो H2 गैस निकलेगी वो ऊपर चली जाएगी, ZnCl का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो जिंक से आपने ZnCl बनाया, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, तो आपका केमिकल रिएक्शन हो गया. या फिर इसने बोला या तो H2SO4 भी ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो. तो जिंक प्लस H2SO4 ले लो, तो आप इससे क्या बनाओगे, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस को रिलीज़ करवा दो. तो ये आपके रिएक्शंस हो गए कुछ, जो कि बहुत बेसिक रिएक्शंस हैं, आपको पता होने चाहिए. देन वी मूव फॉरवर्ड, वी से कि रिएक्शन आपको पता कैसे चलता है कि एक रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. तो जब मैं 10th में थी तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता था एंड इम्पॉर्टेंट भी था. तो पहला है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर. ये स्कूल्स में भी आपकी टीचर्स ने ये बताया होगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है. आपको पता होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन कब हुआ है, जब आपने बेसिकली स्टेट का चेंज है, या गैस से लिक्विड बन गई, लिक्विड से गैस बन गई, या सॉलिड बन गया कुछ. जैसे अब यहाँ देखा जाए तो स्टेट नहीं चेंज हुई, बट हाँ मेटल की फॉर्म से आपको पाउडर मिल रहा है, तो वो वापस से मेटल नहीं बन सकता. इसलिए चेंज इन कलर हो रहा है जब आपका रस्ट फॉर्म हो जा रही है आयरन के ऊपर. एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यहाँ पे H2 गैस रिलीज़ हो रही है, इस रिएक्शन में H2 गैस रिलीज़ हो रही है. टेम्परेचर का चेंज हो गया अपने आप देखोगे जब आप लैब में जाके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हो. टेस्ट ट्यूब में जब आप किसी चीज़ में कुछ ऐड करते हो तो टेस्ट ट्यूब हीट अप हो जाती है, तो चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है. तो ये कुछ चीज़ें आपको बता सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस. दिस वॉज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर. नाउ एज वी मूव अहेड, ये बहुत बेसिक सा पैराग्राफ है, इसमें कुछ नहीं है. हम देखेंगे कि हम ये जो रिएक्शंस हमने प्रैक्टिकल्स में पढ़ते हैं, ऐसे रिएक्शंस, ये रिएक्शन, ये हमने एक्टिविटीज़ करके हमने अपने जो पढ़ा है अपने केमिकल लैब्स में, हमारी केमिस्ट्री लैब्स में जो हम करते हैं, ये हम इसको पेज पे कैसे लिखें, हम एक इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके हम अपनी ऐसी इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दी है, ये कैसे बनाते हैं, ये आपको पता चलेगा. लेट्स मूव अहेड, वील टॉक अबाउट now we'll talk about chemical equations.
सो व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन इट कन्वर्ट्स इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड ये आपको पता है कि ये सेंटेंस फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करके लिखना होता है, तो हमने ऐसे लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपकी वर्ड इक्वेशन हो गई। अब सब्सटेंसेस जो आपके केमिकल रिएक्शन के अंदर जा रहे हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट करके कोई नया चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट आपको पता है बेसिक इंग्लिश में भी यही होता है। प्रोडक्ट क्या होता है? जो हमें मिलता है आफ्टर सर्टन टास्क या आफ्टर सर्टन कुछ करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो ये होगा। एंड ये हो गए हमारे रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन के अंदर पार्ट ले रहे हैं। वर्ड इक्वेशन में हमें पता चल रहा है कि हमें LHS साइड पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लिखना होता है, RHS साइड में राइट हैंड साइड में कुछ लिखना होता है। राइट हैंड साइड में हमारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे रिएक्टेंट्स आ जाते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये LHS है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स आ गए, और ये RHS है, राइट हैंड साइड है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गए। बीच में एक एरो आता है जिसमें हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट्स। एंड अगर 2 रिएक्टेंट्स हैं तो बीच में प्लस आएगा, दो प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं तो बीच में उनके बीच में भी प्लस आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि Zn प्लस H2SO4 ले लेते हैं, इज़ गिविंग अस ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो यहाँ पे भी प्लस आया और यहाँ पे भी प्लस आया। ये हमारे LHS हो गए, लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये हमारी RHS हो गई राइट हैंड साइड, और इसमें LHS में आ गए हमारे रिएक्टेंट्स एंड यहाँ हमारे आ गए प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा एक रिएक्शन हो गया जो हमने लिख दिया। अब वो बोल रहे हैं कि राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ये आप कैसे लिखते हो? सो यू हैव टू यूज़ बेसिकली यू हैव टू यूज़ अ मेथड टू राइट दिस। सो शॉर्टर वे भी होता है। अब ऐसे हर बारी आपको लिखना, तो अब इसमें भी तो तुमने वर्ड इक्वेशन ही तो हुई ना, ये भी एक तरीके से यू हैव यूज्ड वर्ड्स। नाउ इससे शॉर्टर तरीके से आप कैसे लिखेंगे, तो ये हम देखते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस कैन बी मेड मोर कंसाइंस एंड यूजफुल जब हम उसका केमिकल फॉर्मूला यूज़ करें। 9th में आप पढ़ चुके हो कि केमिकल फॉर्मूला कैसे होता है। मैग्नीशियम को आप Mg लिखते हो, ऑक्सीजन सिर्फ O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट ही O2 के फॉर्म में करता है गैस में, तो हमारे को MgO मिल रहा है यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। अब बैलेंसिंग भी होती है, वो हम नेक्स्ट साइड करेंगे। तो कुछ नहीं, यहाँ पे भी वर्ड्स यूज़ करने की जगह हमने फॉर्मूले यूज़ किए हैं, बीच में वही प्लस वही एरो, सेम चीज़ है, बट वर्ड्स की जगह हमने आपके सिंबल्स यूज़ करे हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड, बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन को बैलेंस कैसे करा, अब इसमें देखोगे तो बैलेंसिंग की नीड नहीं है इस इक्वेशन में। तो आप देखो यहाँ पे कि आपका जो मास होता है प्रोडक्ट साइड पे has to be equal to the total mass of elements present in the reactants. This is the main reason why balancing is required. अब यहाँ देखो, यहाँ O के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, पर यहाँ तो O एक ही है, तो एक O गया कहाँ, ये कैसे पता चलेगा? तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ये O2 है यानी कि यहाँ पे भी 2 O होने चाहिए, तो हम यहाँ एक 2 लगा देंगे, बट यहाँ पे तो Mg भी 2 हो गया, तो हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन बैलेंस होने के बाद कैसी बन जाएगी, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। तो इसमें यहाँ 2Mg, यहाँ भी 2Mg, यहाँ 2O, यहाँ भी 2O, तो ऐसे ही हम बैलेंस कर लेते हैं। अब इस केस में आप देखेंगे तो आपको बैलेंसिंग की नीड ही नहीं है, तो हमें कोई बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो, आप ऐसा एक टेबल बना सकते हो, जस्ट व्हेन यू आर अबाउट टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू बैलेंस, तो आप ऐसे एक टेबल बना के कर सकते हो कि LHS में जिंक का 1 एटम, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 1 एटम, तो ये तो बैलेंस्ड है, जिंक तो बैलेंस्ड है। फिर आप बढ़ो H2 पे 2 H है, यहाँ पे 2 H है, और यहाँ भी 2 H है, तो ये भी बैलेंस्ड है। फिर बढ़ो S पे, यहाँ पे 1 S है और यहाँ पे भी 1 S है, ये भी बैलेंस्ड है। अब बढ़ो O पे, यहाँ पे 4 O है, यहाँ पे भी 4 O है, ये भी बैलेंस्ड है। तो इस केस में आपको ज़रूरत ही नहीं है बैलेंसिंग की, इसलिए यू आर फाइन। नाउ लेट्स ट्राई टू बैलेंस दिस इक्वेशन। ठीक है, लेट्स ट्राई। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे Fe, अब आप वापस से वही LHS RHS वाला टेबल बना लीजिए। ठीक है, ये बना सकते हैं आप। अब यहाँ लिखिए Fe, आयरन, बताओ ज़रा आयरन में क्या है, यहाँ पे 1 हो रहा है और यहाँ पे 3 हो रहे हैं, तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। ठीक है, सबका लिख लो पहले, उसके बाद हम इकट्ठे बैलेंस कर लेंगे। H2 का देखो, यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, तो H2 H देखा जाए तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। फिर O का देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, O यहाँ पे 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे 4 O है। ठीक है, बस यही 3 एलिमेंट्स है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, बट ऑक्सीजन एंड आयरन बैलेंस नहीं है, तो इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। हम कैसे बैलेंस करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से, एंड इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से। तो कैसे करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई, हम देखते हैं। तो आयरन है आपका, Fe को हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 1 से, यहाँ पे 1। ठीक है, और हम ऑक्सीजन के लिए लेफ्ट हैंड साइड में ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे 1 से, यानी कि इसको 1 से ही करना था। अब देखो यहाँ क्या हो गया, 3Fe और यहाँ क्या हो गया 4H2O,
यानी कि अब हाइड्रोजन बदल के 8 हो गए, तो यहाँ पे भी 8 लगाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टोटल 8 चाहिए। तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या हो जाती है ये मैं बता देती हूँ आपको। फाइनल इक्वेशन हो जाती है, ओहो थिकनेस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, या फाइनल इक्वेशन बिकम्स 3Fe + 4H2O विच बिकम्स Fe3O4 + 4H2। ठीक है, अब आप खुद देख लो, 3Fe है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ भी 3Fe है, यहाँ 4H2, यहाँ भी 4H2, यानी कि टोटल 8, यहाँ भी टोटल 8, यहाँ पे 4 O है, 4 × 1 4 O है, यहाँ भी 4 O है। नाउ दिस इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड एंड वी कैन ऑल्सो क्रॉस चेक। आगे जाके आप देखेंगे यही इक्वेशन है, 4H2O, यहाँ पे भी 4 लगाना पड़ता है फिर 4H2O में, एंड इसमें आपको 3 लगाना पड़ेगा। सो आपकी फाइनल इक्वेशन बिकम्स ये जो हम ऊपर कर चुके हैं। सो नाउ आपको दिखेगा कि यहाँ पे इन्होंने इतने सारे टेबल्स बना के किया है, बट आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप जल्दी जल्दी सीख जाएंगे जब करना, तो ये बहुत इजीली आप कर पाएंगे। आप ये सारे स्टेप्स रीड कर सकते हैं, हमने भी सारे स्टेप्स फॉलो करके ही किया है। हम और इक्वेशंस भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे और भी दिए होंगे, हम और भी इक्वेशंस बैलेंस कर सकते हैं, जैसे जैसे वो आएंगी हम यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से ट्राई कर लेते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम जो है वो एक काफ़ी रिएक्टिव होता है मेटल, एंड जब ये रिएक्टिव सब्सटेंस हम इसको एयर में भी रखते हैं, नॉर्मली किसी कंटेनर में ना रखें और एयर से एक्सपोज्ड हो, तो ये एक ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर फॉर्म कर सकता है, एंड उस ऑक्साइड की लेयर को हमें हटाना होता है बिफोर वी कैन यूज़ इट फॉर सम रिएक्शन। तो हम वो ऑक्साइड की लेयर टू रिमूव, इसका आंसर आप लिखेंगे टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर विच मे बी प्रेजेंट on the Mg ribbon as it is a reactive metal। ठीक है, ऐसे करके आप इसका आंसर फॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज डन। सेकेंड, लेट्स ट्राई टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। सो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl। ठीक है, अब तो आप लग रहा है कि ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, बट हाइड्रोजन नेवर एग्जिस्ट्स इन सिंपल H फॉर्म, इट ऑलवेज एग्जिस्ट्स एज अ गैस। हाइड्रोजन ऑलवेज एग्जिस्ट्स एज H2। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये H2O है, H2 है, होता है ऐसा, आपको पता ही होना चाहिए कि O भी कभी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, O ऑल्सो ऑलवेज एग्जिस्ट लाइक O2 इन द एटमोसफेयर। तो ये H2 है, तो ये अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। अब अगर यहाँ 2 आया तो 2 Cl हो गए, यानी कि यहाँ भी 2 आना चाहिए। तो ये रिएक्शन फाइनली क्या हो जाता है, H2 + 2Cl गिव्स 2HCl। ये आपका फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन। अब आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे ऐसे ही आप फॉलो कर पाएंगे, सारे के सारे आप ऐसे ही निकाल पाएंगे, सबके बैलेंस इक्वेशंस आप कर पाएंगे इजीली सॉल्व वंस यू ट्राई टू डू इट, वंस यू बी रेगुलर विद इट। सो इस क्वेश्चन में तो बस द ओनली हिंट वाज कि H इज़ नेवर H, इट्स ऑलवेज H2। तो आप Cl को भी आपको 2 करना पड़ेगा और HCl को तो आपको 2 करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक ही हो गया। अब बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड करते हैं ट्राई। बेरियम इज़ BaCl प्लस एलुमिनियम सल्फेट। अब पता होना चाहिए कि एलुमिनियम SO4 दिस विल बी इंटू 3। क्यों 3? क्योंकि एलुमिनियम इज़ ऑलवेज एलुमिनियम 3+, एलुमिनियम की वैलेंस C इज़ 3+। तो ये आपको ऑलरेडी कुछ चीज़ें हैं 9th की आपको याद होनी चाहिए। फिर आप इनका रिएक्शन कराएंगे तो ये कैसे आएगा, इसमें आप लिखेंगे बेरियम सल्फेट बन रहा है, यानी कि बेरियम SO4 बन रहा है। एंड ये जो बेरियम क्लोराइड है, आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो BaCl2। बेरियम क्लोराइड इज़ ऑल्सो BaCl2, तो ये भी BaCl2 है बिकॉज Ba की वैलेंसी इज़ 2+ एंड क्लोरीन इज़ ऑलवेज -1, तो क्लोरीन को 2- होना पड़ेगा टू सेटिस्फाई इसकी वैलेंसी। तो ये BaSO4 होल ट्वाइस हो जाता है, प्लस आपको क्या बन रहा है, एलुमिनियम क्लोराइड AlCl3 बन रहा है। अब ये थोड़ी सी टफ इक्वेशन है, बट वी कैन ऑलवेज डू इट ईजीली, हम कर सकते हैं इसको भी सॉल्व। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। Ba यहाँ पे कितना है 1, यहाँ भी 1, तो ये तो चलो 1 1 Ba 1 1 आ गया, इसे Ba को छोड़ दो। नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, यानी कि आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया? क्यों? ऐसे मैंने आपको बताया था ना वो टेबल बना के, यहाँ पे ये टेबल बना के आपको बताया गया था कि इसको आप इंटू 3 कर दो और इसको इंटू 1 कर दो, ऐसे करके आप टू गेट इट सेम। ठीक है, तो आप इन ऑर्डर टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ एटम्स, यहाँ पे आप इसको 3, क्योंकि ये यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से, तो अब टोटल क्लोराइड आपके 6 आ गए दोनों साइड। अब क्लोराइड बैलेंस हो गए, बट बेरियम, अब चलो बेरियम को तो चलो छोड़ो, एलुमिनियम पे जाओ। एलुमिनियम यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है,
तो इसको आप 2 से कर दो, ठीक है, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब ये 2 आ गया, यानी कि यहाँ पे 6 आ गया, समझ रहे हैं आप, ये 6 हो गया, SO4 6 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स है, इसको आपको 3 से करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि बेरियम भी सेटिस्फाइड, 3Ba, क्लोरीन भी सेटिस्फाइड, 6Cl, यहाँ पे भी 6Cl, SO4 भी सेटिस्फाइड, यहाँ पे 6SO4, यहाँ पे भी 6SO4, तो इट इज़ बैलेंस्ड, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा लॉजिकल होती है ये बैलेंसिंग, इसमें कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती है, एंड यू कैन ईजिली डू इट। दिस यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, नाउ हाइड्रोक्साइड आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड इज ऑलवेज OH। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको 9th की याद होनी चाहिए, उसके बिना आप ये बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। राइट अ बैलेंस इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। Solutions of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride. Now state symbols क्या होता है कि आपको ये लगाना ज़रूरी है कि ये solution मतलब ये चीज़ solid बनी है या ये liquid है या ये aqueous है या ये gas है, ये सारे आपके symbols होते हैं जो कि probably यहाँ पे given होंगे। राइटिंग सिम्बल्स फॉर फिजिकल स्टेट्स, ये कैसे करा हमने, यहाँ तक तो हमने बैलेंस कर ली थी, अब ये स्टेप हमें देखना है। ये स्टेप कैसे आता है, हमें पता होता है कि हमें ये सॉलिड का है, ऐसे लिखेंगे तो किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बाद ऐसे लिखा है तो ये सॉलिड है, ऐसे लिखा है तो ये गैस है, ऐसे लिखा है तो ये एक्वस है, यानी कि उसकी सोल्यूशन है इन वाटर, ठीक है। एक्वस हमेशा वाटर के लिए यूज़ होता है, वाटर के साथ किसी चीज़ की सोल्यूशन, यानी कि HCl के साथ अगर आपने एक्वस लिखा है यानी कि ये HCl डाइल्यूटेड है इन वाटर, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, गैसियस, लिक्विड, एक्वस, सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्शंस आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका उन्होंने यही दिखाया था, इन 2 एग्जांपल्स में उन्होंने यही दिखाया था कि ये भी गैस, ये भी गैस, ये लिक्विड बना, ये एक्वस, ये लिक्विड, ये एक्वस, ये एक्वस, ये लिक्विड। तो आप उन्होंने आपको ये इन 2 एग्जांपल से आपको उन्होंने यही स्टेट समझाने की कोशिश की थी। तो अब इस क्वेश्चन में भी यू कैन ट्राई ईजिली, लेट्स ट्राई, अदरवाइज यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन एज वेल, बट हम एक ट्राई कर लेते हैं, चलो। सोल्यूशंस ऑफ BaCl2, अब सोल्यूशन है यानी कि एक्वस होगा, प्लस सोडियम सल्फेट यानी कि NaSO4, ठीक है, तो ये भी एक्वस होगा, ठीक है। एंड Na2SO4 होता है ओनली बिकॉज सल्फेट की 2 होती है वैलेंसी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो Na2SO4 एक्वस हो जाता है, एंड दिस इन वाटर, सोल्यूशन इन वाटर है तो एक्वस लिख दिया। रिएक्ट टू गिव, इन्होंने रिएक्ट करा टू गिव BaSO4, BaSO4 ही आएगा, क्यों, क्योंकि Ba की भी 2 होती है और SO4 की भी 2 होती है वैलेंसी, Ba की +2, SO4 की -2, तो ये कैंसिल होके, आपको पता है ये आपको ये फॉर्म करने आते हैं, आपको कंपाउंड्स फॉर्म करने आप 9th में सीख चुके हो। एंड द सोल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो आपको ये आना चाहिए, ऐसे ही आप इसको लिखेंगे। बट टू बैलेंस इट, आप वापस से देख सकते हैं कि सिर्फ ऐसे लिख के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको इसको बैलेंस करना ही पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, यू से कि यहाँ पे Ba के 1 है, यहाँ पे भी Ba का 1 है, Ba बैलेंस्ड है, क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ क्लोरीन का 1 ही है, तो इसको 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे Na का 2 है, यहाँ पे भी Na 2 हो गए हैं, SO4 का 1 ही है, यहाँ पे भी SO4 का 1 ही है, और Ba बैलेंस्ड है, तो ये बैलेंस्ड है, बस यहाँ पे एक 2 लगाना था, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस्ड हो गया। दिस यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, दिस वी हैव डन। नाउ लेट्स मूव अहेड टू, ज़्यादा चैप्टर नहीं बचा है अब, ईजी है, यू कैन ईजिली डू इट। लेट्स मूव अहेड नाउ विद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम धीरे धीरे करेंगे। एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, यू आर वेरी स्मार्ट, यू ऑलरेडी कैन अंडरस्टैंड कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आप क्या मीन कर रहे होगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तब होता है जब आप किसी 2 चीज़ों को ऐड करके कोई तीसरी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जैसे C+O CO2, H+O H2O, CH4+O CO2+2H2O, तो ऐसे करके आप बेसिकली जब आप कोई चीज़ आप बना रहे हैं 2 चीज़ों को, किन्हीं 2 चीज़ों को ऐड करके, तो इसमें इट इज़ वेरी ईजी। आपको ईजिली अगर आपको पता, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये रिएक्शन किस टाइप का है, जब आपको दिखेगा कि कोई 2 चीज़ें ऐड करके कोई तीसरी चीज़ बना रही हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हम देख लेते हैं एक बारी, इसकी भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो when 2 or more substances combine to form a single product, these reactions are combination reactions. Very easy, you can easily
इसमें भी आप देख सकते हैं ग्लूकोज में आपने ऑक्सीजन डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया। तो आपने जब दो चीज़ों को कंबाइन किया, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि सिर्फ दो ही चीज़ें होनी चाहिए, दो से ज़्यादा, 2 और मोर भी हो सकती हैं रिएक्टेंट्स, बट 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइनिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मीन्स, अच्छा अब हम ये भी देखते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सो यानी कि एग्जिट, ठीक है, एक्सो से एग्जिट यानी कि हीट जो है दैट इज़ बीइंग रिलीज्ड, यानी कि हीट जो है वो एग्जिट हो रही है। बट अगर हम एंडो यानी कि इन, एन यानी कि इन, एंडो यानी कि इन, तो जब हम किसी हीट को सप्लाई कर रहे हैं यानी कि अंदर डाल रहे हैं तो वो हो जाता है एंडो। तो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, थर्म अगेन टेम्परेचर, हीट, तो हीट जो होती है टेम्परेचर से होती है, ऑब्वियसली यू नो। एक्सोथर्मिक यानी कि आपकी टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी। एंडोथर्मिक यानी कि आपको उसको हीट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द प्रोडक्ट। अपने आप प्रोडक्ट बनते बनते अगर वो हीट हो गई तो हीट रिलीज़ हो रही है, बट अगर आपको हीट करना पड़ रहा है तो वो एंडो है, यानी कि आपको सप्लाई करना पड़ रहा है, और अपने आप रिलीज़ हो रही है तो एग्जिट कर रही है अपने आप, तो हीट, दिस इज़ एक्सोथर्मिक। तो दिस यू कैन ईजिली गेट इट कि अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, हीट इज़ बेसिकली एनर्जी रिलीज्ड है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एनर्जी देनी पड़ रही है, हीट करना पड़ रहा है, तो इट इज़ यहाँ पे भी हीट निकली तो ये एक्सोथर्मिक है। बट जब हीट आपको देनी पड़ रही है तो ये आपका एंडोथर्मिक हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन। इसमें भी यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, यू विल गेट टू नो कि जब एक ही रिएक्टेंट लेके हम उसके बहुत सारे उसके अंदर से चीज़ें निकलवा रहे हैं तो ये आपका डीकम्पोज हो रहा है, वो मटेरियल डीकम्पोज हो रहा है, यानी कि वो टूट रहा है। तो आप किसी एक चीज़ की डीकम्पोजिशन करा के आप काफ़ी उसके अंदर से ही बहुत चीज़ें निकलवा सकते हो। तो अब आपको इसमें देखो, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि लाइमस्टोन क्या है, क्विक लाइम क्या है, ऊपर स्लेक्ड लाइम था, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं आपको करवा दूँगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक जगह पे हम एक नोट बना लेते हैं कि CaOH2, इसकी कोई ट्रिक भी मैं निकलवाऊँगी, मैं डाल दूँगी। स्लेक्ड लाइम होता है CaOH2, फिर Ca, देखो यहाँ पे क्या लिखा है CaCO3 इज़ लाइमस्टोन, CaCO3 इज़ लाइमस्टोन, एंड CaO कैल्शियम ऑक्साइड इज़ लाइम। ठीक है, इसको हम लाइम या तो सिर्फ लाइम बोल लो या फिर हम इसको क्विक लाइम कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज़ क्विक लाइम या लाइम, तो इसको हम क्विक लाइम भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि आप कैसे, मतलब आप इसमें आपने क्विक लाइम से ही वाटर डाला तो स्लेट लाइम बन जाता है। तो ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कार्बन के कैल्शियम के कौन से आपके कंपाउंड्स हैं जिसको हम स्लेट लाइम कह रहे हैं, कार्बोनेट वाले को लाइमस्टोन कह रहे हैं, एंड ऑक्सीजन वाले को। आप थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा ये चीज़ आपको, थोड़ी कोई ट्रिक होगी तो मैं कोशिश करूँगी आपको बताऊँ। ठीक है, तो ये आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गए। इसमें आपका लेड नाइट्रेट जो है वो लेड ऑक्साइड दे रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, यानी कि इसी को यूजुअली डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं आपके पास, एक्सोथर्मिक होते हैं, सॉरी एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक यानी कि आपको हीट देनी पड़ती है ताकि इसके अंदर कोई चेंज आए, यूजुअली देखा जाए तो। ऑलवेज देर आर, केमिस्ट्री में हमेशा देर आर सर्टन एक्सेप्शंस एंड दैट्स अ फैक्ट। सो एक्सेप्शंस तो रहती हैं, बट देखा जाए तो हीट हमेशा आप देंगे ही ताकि उस चीज़ में कोई चेंज आए। तो डिकम्पोजिशन में आप देख सकते हैं कि हीट यूजुअली बॉयल करना पड़ता है या हीट यूजुअली देनी पड़ती है। इसमें आप देख सकते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आपने लिया, अब कलर चेंज होगा, उसको बॉयल करेंगे तो कलर चेंज होगा, और कलर चेंज हुआ तो हमें पता चलेगा कि अच्छा फेरिक ऑक्साइड बन गया है सल्फेट से। तो ये रिएक्शंस हैं कुछ जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, एंड इसमें देयर इज़ नो रनिंग फ्रॉम दिस सर्टेन रिएक्शंस दैट बेसिकली मैं बोलती हूँ कि रिएक्शंस लर्न करना ज़रूरी नहीं होता। यू कैन ऑलवेज मतलब आपको जब एक बार पता हो कि अच्छा क्या है आपका रिएक्टेंट क्या है, तो हीट करने पे क्या बन सकता है पॉसिबली, तो वो सब चीज़ें आपको यूजुअली एज यू गेट एज यू कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस एंड ऑल, आपको धीरे धीरे आते रहेंगे। यहाँ भी देखो ये डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड हो जाता है सनलाइट में अपने आप। तो सनलाइट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ हीट एनर्जी ओनली जो हम दे रहे हैं, दिस इज़ अगेन एंडोथर्मिक। तो अगर आपने सनलाइट के एब्सेंस में अगर इसको रखा होगा तो ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा, बट इट ओनली टेक प्लेस व्हेन यू कीप इट अंडर सनलाइट और यू गिव इट हीट। तो AgCl टर्न्स सिल्वर, यानी कि ये सिल्वर ही निकल जाता है।
सनलाइट पे। तो AgCl में आपको पता होना चाहिए कि AgCl को आप सनलाइट में रखोगे तो वो Ag + Cl दे देगा, यानी कि यहाँ पे एक सिल्वर कलर का कंपाउंड मिल जाएगा विच इज़ ऑब्वियसली सिल्वर। तो ये एक एक्टिविटी हो गई आपकी, और ये भी एक एक्टिविटी है, हम देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं। हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके इलेक्ट्रोड्स लगा के हम जब कोई रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के ही तो हमें क्या मिलता है, 2H2O वाटर मिलता है, राइट। तो जब हम वाटर को ब्रेक करेंगे उसकी इलेक्ट्रोलिसिस, एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए कि लिसिस जो वर्ड होता है ऑलवेज फॉर ब्रेक डाउन। ठीक है, आगे भी आपके काम आएगा, 11th-12th में भी अगर आप साइंस लेते हैं तो बहुत काम आएगा। लिसिस जो होता है ब्रेकिंग के लिए काम आता है वर्ड। तो इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में आप वाटर का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कोई इतना ज़्यादा आपको इसका प्रोसीजर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड से आप आपने यहाँ पे वाटर भर दिया, बट इसमें आपने ग्रेफाइट रॉड्स ली हैं एज आपका इलेक्ट्रोड्स, टेस्ट ट्यूब लगाई हैं 2, एंड एक टेस्ट ट्यूब में यानी कि एनोड पे आपका ऑक्सीजन आ रहा है, कैथोड पे आपका हाइड्रोजन आ रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये पूरा डायग्राम वगैरह आई डोंट थिंक आपको लर्न करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड से भी, अब सिल्वर क्लोराइड हो चाहे ब्रोमाइड हो, सेम रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, आपको दिया हुआ है, कभी कभी आ भी जाता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज़ होता है, कौन सा। AgCl का ब्रेकडाउन भी हो सकता है, AgBr का लिसिस भी हो सकता है। इसमें आपको Ag मिल रहा है प्लस Cl, इसमें आपको Ag मिल रहा है प्लस Br, तो आपको उसको इजीली, अब बेटे यहाँ पे Br2 होता है, यहाँ पे भी 2 होना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 होना पड़ेगा, बिकॉज Cl भी अकेले नहीं रह सकते, इसको हमेशा Cl2 और Br2 होना पड़ता है। ये आप 9 से जानते हैं। अब आप देख सकते हैं रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो अब यहाँ लिखा भी है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। तो मैंने आपको बोला है कि यूजुअली या जनरली, व्हाटएवर वर्ड यू मे लाइक, जनरली आप देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हीट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपका जो रिएक्टेंट है वो टूटे या वो डिकम्पोज करे। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। दिस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉश। क्या होगा इस केस में, आपका X इज सपोज टू बी CaO विच इज़ क्विकलाइम। क्यों? बिकॉज दिस इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग एंड यू शुड नो दिस, you should learn this since it is given as a question. It might be a question in your exam as well. You have to write its formula. We have written CaO, substance X को नेम करो, क्विकलाइम कह सकते हो और लाइम कह सकते हो, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड भी लिखोगे तो शायद चलेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देन उसके बाद आप फर्स्ट डन। सेकेंड आपको कहता है कि रिएक्शन लिखो अबव जो आपने X का है विद वाटर। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि CaO reacts with water to give slaked lime. Now you should remember कि slaked lime क्या है, हीट भी रिलीज़ होती है, ये एक्सोथर्मिक होता है, एग्जिट करती है हीट, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये रिएक्शन मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। यहाँ ये ऊपर गिवन है ये रिएक्शन, ये वाला देखो, मैंने यहाँ पे भी बॉक्स बनाया हुआ है कि CaO reacts with H2O to give CaOH2O, CaHOH and heat. You should know, कुछ भी पूछ ले, वो लाइम पूछे, क्विक लाइम बोले, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्विक लाइम reacts with water to give what, so you have to say slaked lime. वो आपसे CaO कह सकता है, क्विक लाइम कह सकता है, ऐसे भी दे सकता है X के टर्म्स में। खुद बताओ कि कौन सा क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, खुद बताओ। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यू शुड नो हर रिएक्शन को बाय हार्ट, एंड आई एम टेलिंग यू, कभी भी रिएक्शन को लर्न करने की कोशिश मत करना। जैसे कि ये रिएक्शन है, इसको कभी भी लर्न मत करना। पता होना चाहिए कि भाई अगर AgCl टूट रहा है, अगर इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है, तो Ag और Cl ही तो है ना इस कंपाउंड में, और है क्या, कुछ है ही नहीं। अब ये भी पता है कि Cl2 ही होता है हमेशा, Cl अकेला तो होता ही नहीं है। तो अगर Cl2 होगा तो 2AgCl हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2, अब वो बैलेंस तो आप लोग कर ही लोगे अब, बिकॉज आई हैव टॉट यू हाउ टू, बट देन यू शुड, मतलब ये डिकम्पोजिशन वाले तो खैर काफ़ी ईजी हैं, बाकी भी जो रिएक्शंस गिवन है, और ये मैंने आपका ये साइड में लिख भी दिया था, दिस
learning this is very important. Even I suffered in my exams because of this. So now you should know कि CaOH2 क्या होता है, CaO क्या होता है, CaCO3 क्या होता है. This is used for whitewashing, this is limestone, जो भी है you should know all this. Then we move forward. Now next type of reaction, no, this question is left. This question says, why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double to the amount of collected in the other? अच्छा, now अब आप देखो ये इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है मैंने. ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे 2H2 है और एक O2 है. अब तो इससे इक्वेशन से ही एविडेंट हो रहा है ना कि 2H2 रिलीज़ होंगे. या कुछ भी आपने पढ़ा होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस भी होते हैं जो दोनों साइड में टेक प्लेस करते हैं. तो ये भी ऐसा ही रिएक्शन है. क्यों? क्योंकि जब हम इसमें H2 को O2 के साथ डालेंगे और 2H2O बनाएंगे. 2H2O क्यों बना? ये आपकी बैलेंस आप खुद कर लेना. ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने आपको दे दी. ठीक है, अब आप देखो कि ये डबल है टू दैट ऑफ दिस. ठीक है, एंड तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब H2O टूटेगा तो भी यही चीज़ होगी. 2H2O के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो एक O2 बनेगा और 2H2 बनेगा. और जब 2H2 बनेगा तो ऑब्वियसली ये H2 की गैस ज़्यादा होगी. ये भी गैस है, ये भी गैस है, बट ये लिक्विड है. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. यहाँ पे भी ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है. ये लिक्विड बनता है. वाटर लिक्विड फॉर्म होता है गैसेस से. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तो आपको इक्वेशन से ही आपको एविडेंट है कि 2H2 रिएक्टिंग विद 1O2 गिविंग 2H2O. 2H2O को तो चलो भूल जाओ. वो कह रहे हैं गैस क्यों डबल होती है? क्यों? क्योंकि इसका मोल्स ही डबल है. इसका गिवन है कि ये डबल ही होगा. मोल होता है ये डबल ही होता है. इक्वेशन ही हमें क्लियर कर देती है. अब आगे बढ़ते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज़ वेरी ईजी. इसमें कुछ भी नहीं है. यू विल बी एबल टू डू इट वेरी ईजीली. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट. अब आपको पता है डिस्प्लेस यानी कि कोई चीज़ अपनी जगह से हट रही है. कोई चीज़ अपनी जगह से हट रही है और किसी और कोई कहीं और जा रही है और कुछ और कहीं और कुछ और उसकी जगह पे आ रहा है. तो वही होता है. ये आपका कैसे होता है मैं बताती हूँ. इट्स वेरी ईजी, वेरी सिंपल. इसमें कुछ भी आपको भी लग रहे होंगे कि वर्ड्स बहुत ज़्यादा लर्न करने पड़ेगा, बट कुछ नहीं. जो समझते जाओ एंड एवरीथिंग विल गेट ईजियर. कुछ चीज़ें हैं लर्न करने वाली, जैसे कि ये CaO वाला रिएक्शन हो गया, या कुछ रिएक्शंस किसी चीज़ों के नाम लर्न करने ज़रूरी हैं, फॉर्मूले लर्न करने ज़रूरी हैं. बट मैंने आपको बोला है फॉर्मूले भी कभी लर्न मत करो. अपने सामने यू कैन ईजिली फॉर्म कि PbO होगा, PbO2 क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि Pb की भी 2+ होती है वैलेंसी, ऑक्सीजन की भी 2- होती है. ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए PbO, लेड ऑक्साइड इज़ ऑलवेज PbO. ठीक है, अदरवाइज़ यू सी नाइट्रेट इज़ NO3-. तो आपको पता होना चाहिए कि अगर लेड नाइट्रेट है तो Pb 2+ एंड NO3-. तो Pb ये क्रॉस होके PbNO3 होल ट्वाइस बनता है. ये सब आपको फॉर्मूले बनाने आपको आने चाहिए बस इस चैप्टर में. बाकी कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं है लिटरली. एंड यू कैन ईजिली समझ के भी आप कर सकते हो. इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है. यू कैन ईजिली डू इट. टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर. नाउ ये क्वेश्चन आपने देखा ऊपर था कि मैग्नीशियम को क्यों रब करा, मैग्नीशियम को क्यों क्लीन करा. तो क्लीन ऐसे सैंड पेपर से रब करके करते हैं. ये क्वेश्चन बन सकता है. क्यों करते हैं मैंने आपको यहाँ पे बताया था. ऊपर क्वेश्चन था, मैंने आपको तब भी बताया था कि क्यों रब करते हैं. क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, ये जब रिएक्टिव होते हैं तो रिएक्टिव होने के चक्कर में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर अपने आप बना लेते हैं. तो जब आयरन नेल लिया है आपने तो आयरन ऑब्वियसली रिएक्टिव होता है, ईजिली रस्ट फॉर्म कर लेता है ना. Fe2O3 रस्ट का फॉर्मूला होता है. ऑक्साइड ही तो है ये एक तरीके से. तो ये ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है. वो ऑक्साइड हटाना पड़ेगा हमें ताकि हम उसको किसी और चीज़ से रिएक्शन तो करा पाएँ. तो वो ऑक्साइड की लेयर हटाने के लिए हमें इसको पहले क्लीन करना पड़ता है. ये क्वेश्चन आ जाए तो आई होप आप इजीली आंसर कर देंगे. एंड इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स वेरी इजी कि वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन से ही कुछ लेयर बना लेता है अपने ऊपर एंड उसको हटाने के लिए हमको करना पड़ेगा उसको क्लीन. सैंड पेपर से रब करके करते हैं. कुछ नहीं. अब आपने 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए, एक को A मार्क कर दिया, दूसरे को B मार्क कर दिया. अब 2 आयरन नेल्स लिया आपने, उसको कॉपर सल्फेट में आपने इमर्स कर दिया, यानी कि आपने कॉपर सल्फेट में ऐसे डाल दिया उनको दोनों नेल्स को. अब
एक आयरन नेल को आप बाहर भी रख दो कंपैरिजन के लिए। अब 20 मिनट्स बाद इसको बाहर निकालो, ठीक है, एंड यू विल सी कि ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का क्या हो जाता है। इंटेंसिटी कंपेयर करो कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का क्या होता है। अब देखो ऐसा हो जाता है, एक नेल होता है आपका नॉर्मल और एक के ऊपर एक ये लेयर आ जाती है, ठीक है, क्यों आती है। और आप एक और चीज़ देखो कि टेस्ट ट्यूब ए में आपने, जहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए में आपने आपने टेस्ट ट्यूब बी में डाला था, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए आपकी नॉर्मल थी इसी कलर की, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है, बट यहाँ पे रिएक्शन आपने करवाया था, यहाँ पे आपने नेल लगाए थे। अब ये देखो इसका कलर कितना डल हो गया है, कितना लाइट कलर हो गया है। तो बेसिकली रिएक्शन तो हुआ है, हमें पता है क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि चेंज इन कलर हमें बताता है कि रिएक्शन तो हुआ है, पर क्या रिएक्शन हुआ है, लेट्स गेट इट। ये रहा रिएक्शन आपका, क्या है, Fe जो है आपका सॉलिड था, क्यों, क्योंकि आपने ये सॉलिड आयरन का नेल लिया था, इसको आपने डिप किया कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन में, यानी कि एक्वस मीडियम में आपने डिप किया, तो क्या बन गया, ये सोल्यूशन बन गई आपकी फेरस सल्फेट। Fe का डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, ठीक है, तो आपका कॉपर मिल जाता है इसके ऊपर लगा हुआ, ये ब्राउन ब्राउन जो है ये कॉपर की एक लेयर बन गई है इसके ऊपर, तो कॉपर सॉलिड प्लस FeSO4 एक्वस, ठीक है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बच्चों को नाम मुश्किल लगता है रिएक्शंस का, हमने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, इसमें Fe चला गया, इसकी जगह Cu चला गया सॉलिड में, बस कुछ हुआ ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई यहाँ और इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई यहाँ, प्लेस चेंज हो गई, बस कॉपर हो गया सॉलिड, ये हो गया एक्वस, जबकि ये था सॉलिड और ये था एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में, कुछ नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गई। ये भी एक रिएक्शन है, ऐसे ही आयरन की जगह जिंक ले लो तो भी जिंक सल्फेट बन जाता है, इसकी जगह लेड ले लो तो लेड को आप कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओ तो लेड क्लोराइड बन जाता है और कॉपर अलग आ जाता है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा एक बार ही रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने करा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कुछ नहीं, ए और बी को ऐड करो और C + D कुछ भी बना लो, ठीक है, ये आपका कुछ 2 या 3 जितने मर्जी रिएक्टेंट्स को ऐड करते जाओ और कुछ प्रोडक्ट बनाते जाओ। तो आपने 2-3 रिएक्टेंट्स को मिला के जब प्रोडक्ट मिला तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। सेकेंड है डिकम्पोजिशन, जब आपने एक को तोड़ दिया बेसिकली 2 में, हीट या कोई इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी कुछ भी सप्लाई करके आपने इसको तोड़ दिया। फिर आते हैं आगे डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं, A + B था पहले, अब क्या हो जा रहा है, AC + BD था मान लो, अब क्या हो जाएगा AD + BC, ऐसे हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, इसको भी समझ जाओगे ईजीली। ये पहले AC यानी कि मान लो कि आपका जिंक SO4 था मान लो, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या था, कॉपर सल्फेट था, यहाँ इसको मान लो BD को सिर्फ कॉपर मान लो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कॉपर सल्फेट बन गया, यानी कि सल्फेट के साथ C के साथ B जुड़ जाता है एंड A आपका अकेला, जिंक आपका अकेला हो जाता है, ठीक है। तो कुछ भी आप करके ये चीज़ आप समझ सकते हो, आई होप ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी कुछ नहीं है, 2 चीज़ें इकट्ठे डिस्प्लेस हो रही हैं बेसिकली। अब देखो कैसे, सोडियम सल्फेट लिया, बेरियम क्लोराइड लिया, बेरियम सल्फेट बना, NaCl बना, कोई मेटल नहीं बना यहाँ पे, जिंक नहीं अलग हुआ या कॉपर नहीं अलग हुआ, ये कुछ मेटल अलग नहीं हुआ, आपका कुछ भी अलग से नहीं हुआ, बट डिस्प्लेसमेंट हो गई दोनों में ही, दोनों ने ही अलग अलग कंपाउंड बना लिए, एक्सचेंज कर लिए। तो ये भी आपको देखते ही पता चल जाएगा, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Na2SO4 से आपका BaSO4 बन गया। अब Na2 क्यों है पता चलना चाहिए कि ये +1 होता है, ये -2 होता है, क्रॉस होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, बट Ba भी +2 होता है, ये भी -2, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ये सब आपको आना चाहिए, ये सब मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में एक्चुअली में घुस जाए। यहाँ BaCl2 है, यहाँ NaCl हो जाता है, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो +1, दिस इज -1, बट दिस इज +2, दिस इज -1, तो ये क्रॉस हो जाता है। सेम थिंग, यू शुड नो ऑल दिस।
तो कुछ नहीं हुआ, बस एक्सचेंज हो गया। सल्फेट के साथ पहले Na था, अब सल्फेट के साथ बेरियम आ जाता है। पहले क्लोराइड के साथ बेरियम था, अब क्लोराइड के साथ Na आ जाता है। तो कुछ नहीं, एक्सचेंज हो जा रहा है बेसिकली। दिस गोज़ टू दिस एंड दिस गोज़ टू दिस, बस इट्स जस्ट एक्सचेंज हैपनिंग। एंड ये आप देखते ही पहचान जाओगे अगर ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यू विल गेट इट ईजीली। इसमें कुछ भी नहीं लर्न करने की ज़रूरत है, इसमें दिया भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है BaSO4 का, ये वाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है। एंड ये फॉर्म कैसे होता है, जब SO4 2 माइनस एंड Ba2+ रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट बना लेते हैं, और बेरियम सल्फेट ही तो प्रेसिपिटेट हो जाता है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट इज़ प्रेसिपिटेट को आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है, नीचे करके, क्योंकि वो नीचे अक्यूमुलेट हो जाता है। गैस को आप ऐसे दिखा सकते हो क्योंकि वो ऊपर उड़ जाती है। देन आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कुछ भी नहीं है इसमें। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन 11th-12th में बहुत ज़्यादा उसमें चैप्टर्स ही हैं इस पर बेस्ड, बट इट्स वेरी ईजी। तो आप देखो कि अगर आपने कॉपर पाउडर लिया और उसको हीट करा तो वो क्या होता है, कॉपर पाउडर आपका ब्लैक कॉपर से कर लेता है अपने आप को कवर। क्यों? वो कॉपर ब्राउन होता है यूजुअली, कॉपर का मेटल इज़ ब्राउन। आपने देखा था नेल, जो आयरन नेल था वो भी ब्राउन हो गया था बाद में, कॉपर की लेयर लगने के बाद। अब कॉपर होता है ब्राउन, लेकिन अब जब उसको हीट करते हो तो वो ब्लैक बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर भी एक ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है। ऑब्वियसली दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज़ ब्लैक इन कलर, ठीक है। ये ब्लैक इन कलर आपका फॉर्म हो जाता है। कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन हुई है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है। दिस यू शुड नो। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है यहाँ से पढ़ोगे, ठीक है, हेल्प करेगा, बट मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ। ऑक्सीडेशन, ऑक्स नाम में ही आ रहा है ऑक्सीडेशन में, तो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन इज़ एडेड, बस कुछ नहीं है, एडेड हो गया, ठीक है, कुछ भी नहीं है। कॉपर से CuO बना, ऑब्वियसली ऑक्सीजन को ऐड किया होगा, ऐड हो गया ना कॉपर में, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई है, कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई है, ये याद रखना, कॉपर इज़ ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। देन रिडक्शन आता है दूसरा वर्ड, कि कॉपर आपने निकाल लिया, ये रिडक्शन। कॉपर था पहले, अब निकल गया कॉपर, तो रिडक्शन क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ये आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन, पता होना चाहिए। रिड्यूस हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन निकला है। अब बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के टर्म्स में आप कहते हो, ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ में ऑक्सीजन का रिमूवल किया है तो भी रिडक्शन, लेकिन किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन को हटाया है ना, ये देखो, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडेशन में अब देखो, अगर आप तो ये सिर्फ ऑक्सीजन के टर्म्स में लर्न कर लो ना, क्योंकि इसके नाम में ऑक्सी आ रहा है, बस ये एक भी लर्न कर लोगे ना कि ऑक्सीडेशन मीन्स +O, तो आपको ये पता चल ही जाएगा कि -H होगा, ठीक है, ये ऐसे लर्न कर लो। एंड रिडक्शन का मतलब क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन का मतलब +O है तो रिडक्शन का मतलब -O होगा एंड +H होगा। बस रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है बट ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है बट हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। बस दिस इज़ वेरी सिंपल, यूल गेट टू नो ईजीली। कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो, ठीक है। अभी रेडॉक्स पे हम आते हैं, अभी तो कुछ भी एग्जाम्पल ले लो आप, ये एग्जाम्पल ले लो, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन जो है ना, इसमें क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये हो रहा है आपका ऑक्सीडाइज, है ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि इसमें हो रही है आपकी ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन के बिना था, अब ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब लेकिन कॉपर में पहले ऑक्सीजन था, अब नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है ये आपका, ठीक है। तो ये आपको ईजीली यहाँ देख लो, आपको ईजीली पता चल जाएगा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस द ओनली फैक्ट इज़ कि आप सिर्फ ये भी लर्न कर लोगे ना कि ऑक्सीजन में +O, बस, बाकी आप ये सब अपने आप डिराइव कर पाओगे
उसी टाइम। ठीक है, अब आप वापस से आप देख लो, ये रीड भी कर लेते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में क्या हो रहा है, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur simultaneously। ठीक है, जब दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में हो रही है ना, तो ये आपका दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स, दिस इज़ एन एग्जाम्पल। वाई? लेट्स चेक इट आउट, लेट अस चेक इट आउट। इट इज़ वेरी ईजी, यू कैन डू इट वेरी ईजीली। ZNO था, ठीक है, इससे Zn बन गया, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी कि रिडक्शन हो गई। ठीक है, कॉप सिर्फ कार्बन था, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, दोनों साथ में हुआ, ऑक्सीजन ऐड भी हुआ है किसी से और रिड्यूस भी हुआ है वो। ठीक है, कुछ और एलिमेंट रिड्यूस भी हुआ है, एक ऑक्सीडाइज भी हुआ है सेम रिएक्शन में, तो ये क्या होता था, रिडॉक्स। नेक्स्ट देखो वापस से, ईजी, यू कैन डू इट वेरी ईजीली। MnO2 था, Mn के पास O था, अब Cl आ गया, यानी कि रिमूव हो गया है ऑक्सीजन। पहले हाइड्रोजन के पास Cl था, ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन आ गया, ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन, ये हो गई आपकी रिडक्शन। अब आप एक और चीज़ देखो, बड़ी क्लासेस में 11th-12th में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी हो जाती है ये चीज़, और मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, बट विद एट योर लेवल इट्स वेरी इजीली यू कैन सी कि अगर यहाँ पे किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन दिख जाए, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में वो हटेगा अगर, तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, मतलब रिडक्शन हो रही है। एंड अगर किसी में भी आपको ऑक्सीजन नहीं है, दूसरे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं है बट ऐड हो रहा है हाइड्रोजन में, तो वो हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आप इजीली फ़र्क एंड एवरीथिंग आप देख सकते हो, देखते ही आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है, मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। जो सबसे पहले हमने देखा था कि Mg को आप बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन में, एंड तो आपको 2 MgO मिल रहा है, राइट, ये भी 2 हो जाता है। तो ये आपका एक रिएक्शन था जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। बताओ कि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन, ये आपको पता चल जाना चाहिए देखते ही कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, प्लस O हो रहा है, माइनस H का अभी हम इस रिएक्शन में कुछ कह नहीं सकते, बट प्लस O हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, बस यही। अब नेक्स्ट आता है कोरोजन। कोरोजन इज़ नथिंग, आप देखते हो हर जगह, आप देखते हो कि जब आप चीज़ें कोई ख़रीदते हो, नेकलेस गर्ल्स ख़रीदती हैं, तो वो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, सिल्वर कलर का एकदम शाइनी, बट थोड़े टाइम के लिए छोड़ो तो आप रेडिश ब्राउन पाउडर देख सकते हो आप उसके ऊपर, या कुछ ना कुछ आप देखते हो, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाती है। जब हम बोल रहे थे कि मैग्नीशियम को क्लीन करो एंड आयरन के नेल को क्लीन करो, ताकि उसके बाद ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीजन की कोई लेयर, ऑक्साइड की कोई लेयर हो तो वो हट जाए, तो ये ही लेयर जो होती है ना, इसको करोजन बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ आयरन। करोजन वैसे इन टर्म्स ऑफ आयरन नहीं कहते, हर एक टर्म में आप करोजन कहते हो जब ऑक्सीजन से मॉइस्चर में ही रिएक्शन हो जाता है, ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर प्लस हीट, ये सब चीज़ें आपको कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं जो बेसिकली करोजन करा देती हैं। अब रस्टिंग जो होती है ना, वो स्पेसिफिक टू आयरन होती है। रस्टिंग आप किसी और मेटल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। रस्टिंग वर्ड जो होता है वो सिर्फ आयरन का होता है, बट बाकी मेटल्स की करोजन भी होती है सिमिलर टू आयरन। क्यों? क्योंकि रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे गिवन नहीं है ऑब्वियसली, बट रस्ट जब फॉर्म होती है तो Fe से Fe2O3 फॉर्म हो जाती है। दिस इज़ रस्ट, हमने यहाँ पे पढ़ा भी था, ऊपर एक रिएक्शन भी था रस्टिंग का, आप उसको कह सकते हो रिएक्शन। आई थिंक यहाँ पे था Fe2O3 बन रहा था जहाँ पे, हियर सी, चलो ये तो फेरस सल्फेट से बन रहा था, बट सिर्फ Fe भी हो ना, तो भी ये जो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड होता है ना, ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। तो ये आपका ब्राउन कलर की जो रस्ट आपको दिखती है कुछ चीज़ों के ऊपर, वो रस्ट होती है।
तो ये आपका बस यही है इसमें, और कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं है। ऑब्वियसली यू कैन प्रिवेंट रस्टिंग अगर आप उसके ऊपर एक पेंट की लेयर कर दो, या आपके ये देख लो यहाँ लिखा है कोरोजन जो है वो डैमेज कॉज करता है बहुत सारी मेटल की चीज़ों को, बट आप इसको आप हटा सकते हो। यहाँ लिखा नहीं है वैसे कैसे हटा सकते हो, बट या यू कैन पेंट, यू कैन डू ऑयलिंग। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे आप रस्टिंग को ये देखो आप हटा सकते हो, ठीक है, आप प्रिवेंट कर सकते हो। When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion. Black coating on silver and the green coating on copper are other examples of corrosion, and rusting is an example of corrosion. But rusting जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ आयरन के लिए ही कहते हैं। बस दिस वेरी इजी सिंपल ऑक्सीडेशन होती है बेसिकली, और कुछ नहीं होता। बट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर या एसिड या हीट बहुत ज़्यादा, तो वैसे तो हीट जब हम बात करते हैं तो कंबशन हो जाती है, वो ऑक्सीजन के केस में जब फायर हो जाती है बेसिकली, वो नहीं कह रहे हम, बट हम इसको ऑक्सीडेशन ही बोल सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके करोजन हो जाती है मॉइस्चर की प्रेजेंस में। देन रैंसिडिटी क्या होती है? आप देखो कभी कभी जब आपने गर्मियों में बहुत देर तक फैट या ऑयल कोई छोड़ दिया है, या कोई फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, तो उसमें से बहुत ज़्यादा अजीब सी एक स्मेल आती है तो दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो ये अगर आपने नोटिस नहीं किया तो अच्छा ही है, बट या दिस हैपन्स। सो यूजुअली आप इसमें क्या करते हो कि फ़ैट एंड ऑयल, जैसे अचार बनता है, पिकल जो हमारे घर में बनती है, उसके अंदर आप फैट्स एंड ऑयल ऐड करते हो एक्सेस में, सॉल्ट ऐड करते हो एक्सेस में। दिस इज़ बिकॉज ताकि वो रिएक्ट ना कर पाए, मॉइस्चर से रिएक्ट ना कर पाए, ऑक्सीडेशन ही ना हो पाए, क्योंकि आपने ये बहुत एक्सेस में डाल दिया। तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा डाल देते हो, यानी कि फैट्स एंड ऑयल बहुत ज़्यादा डाल देते हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल देते हो तो नहीं होती इसकी ऑक्सीडेशन बेसिकली, एंड उसकी जो शेल्फ़ लाइफ बोलते हैं हम उसको, वो बढ़ जाती है। तो आप जैसे यहाँ पे आप देखोगे चिप्स में नाइट्रोजन की गैस भरी होती है, क्यों? ताकि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो ऑब्वियसली। तो ये बट जैसे ही आप चिप्स खोलते हो और अगर आपने 1 दिन 2 दिन समर्स में नहीं खाए तो ऑब्वियसली वो ऐसे लगता है ना कि सिल गए हैं, या बहुत ज़्यादा अजीब सा टेक्सचर, स्मेल, टेस्ट हो जाता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ रैंसिडिटी। वो फूड रैंसिड हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, नाउ द चैप्टर इज़ ऑफिशियली डन। वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ। Why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it? Why? Because displacement reaction takes place. ठीक है, एंड आप ये रिएक्शन लिख के भी दिखा सकते हो, आपका पूरा आपका ऊपर है कि आप बता सकते हो कि ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, क्यों? क्योंकि फेरस सल्फेट फॉर्म हो जाती है। तो आपको ये सब आपको बताना पड़ेगा। देन यू कैन से, ये तो यू कैन डू ईजीली, हम सब कुछ कर चुके हैं ऊपर। गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर दैन गिवन इन एक्टिविटी। अच्छा, कुछ भी हो सकता है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में। आई थिंक ऊपर भी आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। ये तो डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एक ही रिएक्शन गिवन है, आप और भी कोई ईजीली ढूंढ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दिस यू कैन डू ऑन योर ओन। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज दैट आर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपका क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है। Na+O2 गिव्स Na2O। तो क्या हो रहा है? नाइट्रोजन में क्या हो रहा है? एडिशन हो रही है, एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। कॉपर से आपका कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है, एंड हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये हो रहा है आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, बस इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा अपना यू डोंट हैव टू स्ट्रेस योर माइंड्स मोर ऑन दिस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट। इट्स जस्ट दैट जिस कंपाउंड में आप या जिस मेटल में आप ये ऐड कर रहे हो ऑक्सीजन, वहाँ ऑक्सीडेशन, जिससे आप हटा रहे हो वहाँ रिडक्शन, और वाइस वर्सा। मतलब बहुत ईजी है ऑक्सीडेशन को, बस आप O+ से याद रखो या +O से याद रखो, पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन तो ऐड हो नहीं सकता, हाइड्रोजन माइनस ही होगा ऑब्वियसली।
बट रिडक्शन में क्या हो रहा है, क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट होता है, तो आपका रिडक्शन में माइनस हो रहा है। अब क्योंकि ऑक्सीजन नहीं ऐड हो रहा तो एटलीस्ट हाइड्रोजन तो ऐड होगा ना। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत लर्न कर लो, कुछ नहीं है, ये लर्न कर लेना सारी चैप्टर की समरी, लर्न नहीं मतलब थोड़ा सा रीड कर लेना, कुछ भी लर्न मत करना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड ये भी देख लेना एक बार ये सारी चीज़ें। ऑब्वियसली आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, बाकी आप देख लो। इक्वेशंस ऑलवेज मस्ट बी बैलेंस, तो अगर आपने कोई आंसर, आपका कोई क्वेश्चन आया भी है जिसमें आपको लिखा है कि अच्छा इक्वेशन लिखो इस रिएक्शन की, तो आपको वो इक्वेशन जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे तब तक वो आंसर कंप्लीट नहीं होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आप ये अपने सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ईजिली। आई होप इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस and this was your first chapter, and I'll be doing every chapter of class 10th, so you can stay tuned and I hope you liked it.